हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा मैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में। 23 जनवरी को उनकी बर्थ एनिवर्सरी थी। और जब मैं उनके बारे में पढ़ रहा था, एनालाइज कर रहा था, तो मैंने देखा कि बहुत कुछ है उनके बारे में जानने को, समझने को, उनकी लाइफ से सीखने को, कि किस तरह से उन्होंने इंडिया की जो फ्रीडम स्ट्रगल था, स्वतंत्रता जो संग्राम था, उसमें हेल्प किया। और बहुत कुछ उन्होंने इंडिया में चेंज किया। और उनके कुछ 2 कंट्रोवर्सी उनके बारे में, उनकी डेथ को लेके, कि उनकी डेथ हुई कि नहीं हुई, कैसे हुई, ठीक है? उनको जो भारत रत्न दिया गया 1992 में, उसके बारे में। तो मैं शुरू से स्टार्ट करता हूँ कि 23 जनवरी को इन 1897 उनका जन्म हुआ था इन कटक, उड़ीसा। तो वो बेसिकली उड़ीसा से बिलोंग करते थे। उसके बाद 1919 में उन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज, जो उस टाइम पे कॉलोनियल टाइम पे इंडियन सिविल सर्विसेज हुआ करती थी, उसको उन्होंने क्वालिफाई किया। ठीक है? तो 1897 में ही वॉज बॉर्न, और 1919 में क्वालिफाई कर लिया, मतलब ऑलमोस्ट 24 ईयर्स की एज में ही क्वालिफाइड फॉर आईएएस। ठीक है? एंड बट लेटर ऑन उन्होंने वो रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि वो एक पैट्रियोटिक पर्सन थे। और उनको पसंद नहीं, उनको जो चीज़ें चल रही थी उस टाइम पे अंग्रेज़ों के द्वारा, जिस तरह का रूल वो कर रहे थे, तो वो समझ गए कि भाई सिर्फ इस तरह की जॉब करने से मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। और ये इम्पोर्टेंट चीज़ों को समझने की, कि किस तरह से हम लोग को डिसीजन लेनी चाहिए, कि हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, और किस तरह से हम अपनी लाइफ को यहाँ से ना वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, थ्रू डेडिकेशन, थ्रू सेक्रीफाइसेस एंड फाइंडिंग योर वे। और हमको कैसे पता, जैसे बहुत सारे लोग ना इस चीज़ में परेशान रहते हैं कि लाइफ में पता नहीं है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो उनकी लाइफ से ये भी समझ में आता है कि हम लोग को अपने गोल किस तरह सेट करनी चाहिए, हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। जॉब प्रायोरिटी होनी चाहिए, फैमिली प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्योंकि इसमें आप देखोगे कि एक समय के बाद ना वो उनका फैमिली, सोसाइटी और इन सब बहुत सारे जो हमारी छोटी-छोटी प्रॉब्लम होती हैं डेली की, उन सब से मतलब वो निकल गए बाहर। और वो समझ गए कि भाई इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, ये सब फालतू का एक चीज़ है लाइफ में। तो बस ये चीज़ है इसके बारे में। तो तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट थिंग कि 1897 में उनका जन्म हुआ उड़ीसा में, कटक में। उसके बाद उन्होंने सिविल सर्विसेज क्वालीफाई किया। ठीक है? उसके बाद उन्होंने उनका एक पॉलिटिकल करियर स्टार्ट हुआ। जैसे 1921 में उन्होंने आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। और वहाँ से चीज़ें उनके साथ स्टार्ट हुई कि बहुत जल्दी वो ऑल इंडिया जो यूथ कमीशन थी, उसके वो प्रेसिडेंट बन गए 1923 में, ऑल इंडिया यूथ कमीशन, क्योंकि उस टाइम पे वो जवान थे, यूथ थे। तो उसके प्रेसिडेंट वो बन गए। एंड आफ्टर दैट उन्होंने पार्टिसिपेट किया सॉल्ट सत्याग्रह, जो 1930 में चला था। लेकिन आप इसमें देखोगे कि ना, कि साथ ही साथ वो सॉल्ट सत्याग्रह को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन जब गांधी ने उसको विड्रॉ कर लिया था, और इरविन के साथ उन्होंने पैक्ट साइन किया था, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए वो रेडी हो गए थे, उस चीज़ का विरोध भी उन्होंने किया था। ठीक है? और उससे पहले एक चीज़ हो रही है ना, कि क्या बोलते हैं, जो मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट आई थी, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट। तो उस चीज़, क्योंकि वो रिपोर्ट बात कर रही थी डोमिनियन स्टेटस के बारे में, कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देना चाहिए। लेकिन वो इन्होंने जो जवाहरलाल नेहरू थे, सिमिलरली जैसे उन्होंने अपोज किया था नेहरू रिपोर्ट को। नेहरू रिपोर्ट मतलब मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं। जो मोतीलाल नेहरू थे, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। तो वो एक रिपोर्ट लेके आए थे उस टाइम पे, जिसमें कुछ पॉइंट दे रखे थे कि इंडिया की डिमांड थी, कि इंडिया क्या डिमांड कर रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट से। ठीक है? तो उस चीज़ का विरोध किया, मतलब सुभाष चंद्र बोस ने और नेहरू ने भी। क्योंकि ये दोनों लोग चाहते थे कि थोड़ा सा इनका जो उस टाइम झुकाव ना, कि यूथ होते ना, यूथ थे, तो थोड़ा सा गर्म खूंदा जोश था। तो ये कम्युनिस्ट विचारधारा वाले लोग थे, और ये चाहते थे कि इंडिया को कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए। ये बोल रहे थे कि डोमिनियन स्टेटस इस टाइम पे मतलब इंडिया के लिए मतलब ऐसा है कि आधा चीज़ है, आधा पार्ट है। ठीक है? वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो उसके बाद इनके कुछ आइडियोलॉजिकल डिफरेंस भी रहे थे गांधी जी से। गांधी से रहे थे, और भी लोगों से रहे थे। जैसे एक चीज़ बोला जाता है कि हरिपुरा सेशन हुआ था 1938 में। वहाँ पे ये इलेक्शन जीत गए थे, और इनको इनको इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया था हरिपुरा सेशन में। लेकिन और अगले ही साल उनको इन्होंने फिर से इलेक्शन लड़ा, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसके प्रेसिडेंट के लिए। और
अगेन ये फिर जीत गए उसमें, लेकिन गांधी जी नहीं चाहते थे कि ये प्रेसिडेंट बने, क्योंकि उनको लगता था कि ये थोड़े से इनकी जो आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, सोच है, वो थोड़ी सी अग्रेसिव है, थोड़ी सी नॉन टॉलरेबल वाली विचारधारा है, ठीक है। तो वो सपोर्ट करे थे पट्टाभी सिद्धारामैया को कि वो प्रेसिडेंट बने। तो इवेंचुअली ये जीत गए और प्रेसिडेंट के पद मतलब उस पर बनने वाले थे, लेकिन जब गांधी ने विरोध किया तो उन्होंने फिर उसको रिज़ाइन कर दिया, वहाँ से छोड़ दिया। और इवेंचुअली फिर जो ना तो पट्टाभी सीतारमैया बने, बाद में जो राजेंद्र प्रसाद थे उन्होंने उसको प्रेसाइड किया आईएनसी को साल 1938 1939 में, जिसका सेशन त्रिपुरा क्या बोलते उसको, त्रिपुरी में हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ है। एंड उसके बाद ना वहाँ से निकलने के बाद एक चीज़ ये कि निकलने के बाद इन्होंने क्या किया कि 1939 में उन्नाव करके जो जगह है यूपी में, वहाँ पर फॉरवर्ड ब्लॉक करके अपनी एक पार्टी, एक तरह से अपना एक पार्टी बनाया, ठीक है। और एक तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। तो एक चीज़ आप देखोगे, ये ना डीमोरलाइज नहीं होते थे किसी चीज़ में, कि बहुत से लोग इस चीज़ पे लोग बात करते हैं कि नेहरू के साथ इनके अच्छे संबंध थे या नहीं थे, और फिर गांधी जी के साथ इनकी प्रॉब्लम्स थी, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे। बट द थिंक इज़ कि भाई इतने जो महान लोग होते हैं ना, उनके कोई अपने पर्सनल वेंडेटा नहीं होते, उनकी अपनी पर्सनल वो सब नहीं होती कि वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए इससे गुस्सा हो जाए, उससे गुस्सा। उनका सिंपल मतलब होता है कि हम लोग, हाँ, कि हमें कंट्री के लिए क्या करना चाहिए, लोगों के लिए क्या करना चाहिए, लोगों का बेनिफिट किस में, कंट्री का बेनिफिट किस में। तो वो वही स्टेप लेते हैं, और यही चीज़ हम लोग को समझनी चाहिए लाइफ में, कि हमारे लिए इवेंचुअली क्या ठीक है लाइफ में। और बजाय इसके कि लोग क्या सोच रहे हैं या क्या होगा आगे चल के, हमको ये देखना चाहिए कि हमारे लिए अभी क्या ठीक है। उससे भी पहले हमको पता करना चाहिए कि ठीक होता क्या है, सही होता क्या है। तो उसके बाद हमें अपना गोल, एक ऑब्जेक्टिव चूज़ करना चाहिए कि किसके लिए हमें फ़ाइट करना है, किसके लिए हमें इतनी मेहनत करनी है। क्योंकि बहुत सारे लोग मेहनत जैसे हम लोग करते हैं, लेकिन वो इवेंचुअली कहीं जाके वो मेहनत लगती नहीं है, क्योंकि हमारा जो गोल ही होता है वो ही मतलब सेटल्ड होता है, वो बिखरा हुआ होता है, इसलिए ना तो हम सही से मेहनत कर पाते हैं। और जैसे बहुत सारे लोग ना पढ़ाई करते हैं तो वो बोलते हैं कि बहुत पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि उनका मन पढ़ाई में है नहीं, इसलिए वो रिजल्ट भी उतना सही से देता नहीं है पढ़ाई, क्योंकि मन तो है नहीं और आप पढ़ाई कर रहे हो, तो वो पढ़ाई प्रोडक्टिव नहीं होगी, एफिशिएंट नहीं होगी। आप पढ़ाई बहुत करोगे और रिजल्ट आपको उस तरह से दिखेगा नहीं। तो यही चीज़ है कि ये जितने भी बड़े लोग मैंने देखे ना, कि तो मैंने उनके बारे में एक चीज़ समझी है कि उनका ना गोल बहुत क्लियर होता है कि उनको लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है। जैसे इनका गोल बहुत क्लियर था। उन्होंने क्योंकि शुरुआत में, जैसे थोड़ा-सा मैं इनके बारे में बता दूँ कि इनको भी ना एक इंग्लिश एजुकेशन मिली थी ठीक-ठाक। तो हाँ, कटक में ही, उड़ीसा में ही। और उसके बाद उन्होंने जब ये एक और चीज़ है थोड़ा-सा इनके बारे में बताने के लिए, कि ना इनके जो तो इनके बारे में क्या चाहिए ना, कि इनके जो पॉलिटिकल गुरु थे, तो वो तो चित्तरंजन दास थे, वो थे, ठीक है। लेकिन इनके जो स्पिरिचुअल गुरु थे ना, वो स्वामी विवेकानंद थे। तो जब धीमे-धीमे बड़े हो रहे थे ना, तो ये एक समय के बाद 13, 14, 15 साल की उम्र के बाद ये स्वामी विवेकानंद के जो टीचिंग्स थी, बुक्स थी, उनके संपर्क में आए। तो इन उसके बाद ना जब इनको चीज़ें क्लियर होने लगी माइंड में, तो ये काफ़ी खुल गए और उनको समझ में आ गया क्या करना है। तो उनका इन्फ्लुएंस उनके ऊपर बहुत था। ठीक है, पॉलिटिकली वो कहीं भी वो जो भी डिसीजन ले रहे थे, उसके ऊपर स्वामी विवेकानंद के जो स्पिरिचुअल जो थॉट्स थे, जो माइंडसेट था, उसका बहुत इन्फ्लुएंस था इनके ऊपर, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो धीमे-धीमे जब ये वो कब बोलते हैं काफ़ी टाइम से ना, ये इनके ऊपर उन टीचिंग्स का इफ़ेक्ट था, तो बहुत क्लियर थे। और पढ़ाई में अच्छे थे ये, कि इन्होंने इनका 4th पोज़ीशन आया था आईएएस में एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इन्होंने 4th पोज़ीशन, तो आप समझ सकते हो कि पढ़ाई में तो अच्छे थे ये। तो यही है कि भाई बड़े जो लोग होते हैं ना, ये जो महान लोग होते हैं, ग्रेट लोग होते हैं, जिनको हम बोलते हैं कि भाई ये महान थे, तो उनको क्या मतलब कंट्रोवर्सी से बजाय ये देखना चाहिए हम लोगों को कि भाई उनके बारे में, उनकी उनकी लाइफ से हम लोग क्या सीख सकते हैं। तो वो यही है कि बड़े लोगों का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्लियर होता है। जब ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाता है, तो ये भी पता चल जाता है भाई कि लाइफ में करना क्या है। फिर ये डिपेंड नहीं करता भाई कि आपको 10 घंटे काम करना चाहिए, 15 घंटे काम करना चाहिए, 20 घंटे काम करना चाहिए। जैसे भी होता है ना, एल एंड टी के जो चेयरमैन थे, उनका एक बयान आया था कि भाई इंडिया एक ग्रोइंग कंट्री है, और तो इंडिया यहाँ पे लोगों को ना 10 घंटे काम करना चाहिए। उन्होंने बोला था कि 90 घंटे काम करना चाहिए वीकली। तो भाई जब, और उससे पहले जो इन्फोसिस के चेयरमैन थे,
तो उन्होंने बोला सॉरी सीईओ थे, को-फाउंडर थे। तो उन्होंने बोला नारायण मूर्ति, तो उन्होंने बोला था कि हर किसी को ना 70 घंटे काम करना चाहिए वीकली। तो भाई जब आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है ना, तो आप ये नहीं देखते कि आपको 70 घंटे काम करना है, 90 घंटे काम करना है, 50 घंटे काम करना है। सिंपल होता है कि अपने को ऑब्जेक्टिव अपना अचीव करना है, अपना जो गोल है ना वो अचीव करना है, अपना ऑब्जेक्टिव वो कम क्लियर करना है और गोल अपना अचीव करना है। तो आप इवेंचुअली आप को अगर 10 घंटे में हो रहा है तो 10 घंटे आप काम करोगे, 20 घंटे में अगर वो काम हो रहा है तो आप 20 घंटे काम करोगे, अगर 90 घंटे में हो रहा है तो 90 घंटे भी काम करोगे। फिर जो मेहनत मेहनत नहीं लगती वो फिर आपके लिए बहुत ईजी हो जाती है। तो बस यही है। तो मैं कहाँ था थोड़ा फिर से मैं कंटिन्यू करता हूँ वीडियो को। तो ये था कि हाँ, गांधी जी के इनके थोड़े बहुत गांधी थोड़ा आइडियोलॉजिकल थोड़ा सिमिलर नहीं थे, क्योंकि गांधी जी उस टाइम तक आते आते काफ़ी मैच्योर मैं बोलूँगा, या फिर बोलूँगा मैं एक उम्र तक पहुँच गए थे जिसमें वो क्योंकि गांधी के ऊपर भी ना कई सारे लोगों का इफेक्ट था, स्पेशली द टीचिंग्स ऑफ द लॉर्ड रामा। तो गांधी का एक पूरा जो लाइफ स्टाइल है वो बदल गया था। और आपको पता होगा गांधी ने भी ना अपनी ऑटोबायोग्राफी में ये बताया है कि किस तरह से उनकी जो लाइफ थी ना इन यूथ एज, जब वो जवान थे, और अब फिर एक ऐसी एज जिसमें वो 35-40 साल के बाद और 45 साल के बाद वो उस एज में एंटर किए, और कैसे उनकी लाइफ चेंज हुई जब वो मेच्योर हुए, जब वो समझे लाइफ फ्रॉम द लॉर्ड रामा कि लाइफ को कैसे हम अपने को रन करना चाहिए, कैसे कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। तो उसके बाद लाइफ बहुत चेंज होगी। तो ये भाई सबके साथ होता है कि शुरुआत में सब लोग थोड़ा सा बच्चे होते हैं तो या यूथ होते हैं तो थोड़ी गलतियाँ करते हैं, मतलब चीज़ ऐसी करते हैं जिससे उनको नहीं करना चाहिए, बाद में उनको रियलाइज़ होता है तो वो भी चेंज करते हैं। तो बस ये नहीं यही है कि उसके बाद ये इन्होंने अपनी पार्टी बनाई फॉरवर्ड ब्लॉक। उसके बाद ये सिंगापुर पहुंच गए 1943 में, जहाँ पर इन्होंने एक नारा दिया, दिल्ली चलो। ठीक है, इन 21 अक्टूबर 1943 में 1943 में ही 21 अक्टूबर को इन्होंने एक स्लोगन दिया था कि दिल्ली चलो। वहाँ पे ये ऑलरेडी एक जो आईएनए थी, हाँ, और वहाँ पे इन्होंने फॉर्मेशन ऑलरेडी मतलब बोलूँगा मैं, क्योंकि इससे पहले जो मोहन सिंह थे ना, और ये ऑलरेडी मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इससे पहले जो मोहन सिंह थे ना, तो वो उन्होंने इसको ऑलरेडी उन्होंने आईएनए जो इंडियन नेशनल आर्मी थी, उसको बना दिया था मोहन सिंह करके। ठीक है, पर्सन थे जो, तो उनका भी बहुत कंट्रीब्यूशन था। तो उसको इन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया और उसकी लीडरशिप ली। ठीक है, और उन्होंने वहाँ पे इन्होंने वहाँ पे अनाउंस किया कि फॉर्म करने के लिए आज़ाद हिंद फोर्स, उन्होंने आज़ाद हिंद फोर्स बनाई, जो एक जिसको बोल सकते हैं आज़ाद हिंद गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं, एंड इंडियन नेशनल आर्मी जो वो भी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने एक्चुअली जो एक प्रोविजनल गवर्नमेंट की तरह काम कर रही थी बेसिकली सिंगापुर में, लेकिन उसके बाद कुछ चीज़ ऐसी हुई ना कि गवर्नमेंट की तरफ से ना बोलेंगे उस टाइम पे सपोर्ट नहीं मिल पाया इनको, क्योंकि साइमल्टेनियसली उसी समय पे पैरेलली वो चल रहा था, क्या बोलते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, क्विट इंडिया में चल रहा था, और और ग्लोबली मतलब वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो स्टार्ट हो गया था। तो चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी इनके लिए, क्योंकि इनका पॉइंट ऑफ व्यू लोग इनको ऐसे देख रहे थे कि भाई ये अपनी तरह से ही इंडिया को आज़ादी दिलाना चाहते हैं, इनका इनका अपने एक अग्रेसिव तरीका है, वायलेंट तरीका है, जो गांधी जी को या इंडिया में जो लोग थे, जो स्पेशली जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो ऑर्गेनाइजेशन थी, वो इनके तरीके से थोड़ा-सा सहमत नहीं हो पा रही थी, वो समझ नहीं पा रही थी। ठीक है? तो बस यही चीज़ है कि बट इन्होंने अपना जो भी, मैं देखूँगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, वहाँ पे एक आज़ाद हिंद फोर्स गवर्नमेंट थी वो बनाई, एक प्रोविज़नल गवर्नमेंट वहाँ बनाई, और दिल्ली चलो का नारा दिया वहाँ से। ठीक है, कि मतलब दिल्ली चलो मतलब वहाँ पे से इन्होंने जो भी आर्मी बनाई थी, वहाँ से कूच करने वाले थे दिल्ली के लिए, इंडिया के लिए, क्योंकि उस टाइम में सिंगापुर में थे ये। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो बस, और इनके बाद ये कि भाई इनका बोलते हैं कि एक कंट्रोवर्सी कुछ इनके साथ ऐसी रही है, जैसे इनकी प्लेन क्रैश को लेके, कि भाई इनकी डेथ को लेके, कि भाई इनकी डेथ हो गई ताइवान में। ठीक है, कि प्लेन प्लेन क्रैश हो की वजह से। अब इसके कोई एविडेंस तो है नहीं, और ना ये चीज़ अप्रूव्ड है कि इनकी डेथ वहाँ पे हुई कि नहीं। कुछ लोग बोलते हैं कि बाद में भी उनको देखा गया था कहीं पे, इंडिया में ही देखा गया बाद में इनको। ठीक है, लेकिन उसका भी कोई प्रूफ नहीं है। और इसी चीज़ से जुड़ी कंट्रोवर्सी ये भी है कि 1992 में जब इनको भारत रत्न दिया जा रहा था, क्योंकि उस टाइम में तो ये इनका तो ये तो थे नहीं। ठीक है, तो इनके जो फैमिली वाले थे उनने इस चीज़ उसको एक्सेप्ट नहीं किया भारत रत्न को। और एक और चीज़ है कि उससे पहले भारत रत्न सिर्फ जो लिविंग बीइंग थे, जो लिविंग पर्सन थे इंडिया में,
जो उन्हीं को मिलता था, ठीक है? लेकिन उसके बाद भारत रत्न में भी एक कैटेगरी जोड़ दी गई, पोस्ट थॉमस ली, मतलब जो आदमी मर गया उसके बाद भी उसको भारत रत्न उसके अचीवमेंट्स के लिए, उसके कंट्रीब्यूशन के लिए इंडिया में मिल सकता है, ये चीज़ था। तो लेकिन उनकी उनकी फैमिली में ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया वो भारत रत्न, और लौटा दिया। और ये पहली बार हुआ था किसी को भारत रत्न दिया गया और उसने या उसकी फैमिली ने वो वापस कर दिया हो। तो एक चीज़ थी इनके साथ ये। अभी एक इनकी लाइफ से ना हम लोग क्या समझ सकते हैं, तो इनकी लाइफ से मैं मेरे को जो समझ में आता भाई, सबसे पहले ये है कि बड़े क्लियर थे अपनी लाइफ में। तो मतलब ट्रांसपेरेंसी बहुत थी इनको अपने बारे में, कि ये क्या है, ये क्या करना चाहते हैं। तो उसी हिसाब से इन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव और गोल डिसाइड कर लिया, ठीक है? पहली बात। दूसरी बात, बहुत करेजियस थे। अब देखोगे, इससे पहले सबसे बड़ा जो करेजियस स्टेप उन्होंने लिया था वो था कि भाई इन्होंने इंडियन सिविल सर्विस छोड़ दी थी, जहाँ पे हम जैसे लोग मरे जाते हैं, मतलब आईएएस ज्वाइन करने के लिए, कैसे कैसे भी करके आईएएस बन जाए। वहाँ पे इन्होंने ज्वाइन कर लिया, 4th पोजीशन पे आए, और उसके बाद उसको रिज़ाइन कर दिया इंडिया के लिए, ठीक है? तो ये चीज़ हो गया। और उसके बाद उन्होंने आईएनसी में गए, नेहरू जैसे लीडर्स से, गांधी जैसे लीडर्स से, उनके साथ भी इनके थोड़े से आइडियोलॉजी का डिफरेंस रहे वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे भी रह के उन्होंने काम किया। मतलब ऐसा नहीं है कि पसंद नहीं है तो उनके खिलाफ हो गए, ये सब नहीं किया। वो चले, ठीक है, उनको जो करना था वो क्लियर थे, तो उन्होंने वो किया। ठीक है, बाद उसके बाद उन्होंने अपनी आज़ाद हिंद फोर्स बनाई, फॉरवर्ड ब्लॉक जैसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई, तो वो भी इन्होंने किया, ठीक है? तो मतलब काफ़ी करेजियस पर्सन थे। अकेले बोलते हैं कि काफ़ी इन्होंने हिटलर से जाके इन्होंने मदद लेने की कोशिश की, जर्मनी जाके, तो वो भी चीज़ है, ठीक है? तो उसके बाद एक और चीज़ है इनके बारे में, लीडरशिप। ये बहुत अच्छे लीडर थे, बहुत अच्छे लीडर थे। मतलब जहाँ भी जाते थे कि लीड करते थे। जैसे मैंने बताया कि 1938 में, 1938 में हरिपुरा सेशन में ये प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए। उसके बाद 1939 में, अगले ही साल, ये जो त्रिपुरा सेशन था वहाँ पे इलेक्ट हुए, ठीक है? लेकिन ऑल्दो वहाँ पे वो गांधी का सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन वो इलेक्ट हो गए, तो लोग इनको पसंद करते हैं। एक था, एक इस एक इस चीज़ से इस चीज़ से आपको ये भी समझ में आएगा कि इनकी पॉपुलैरिटी बहुत अच्छी थी। मतलब ये काफ़ी पॉपुलर थे इंडिया में और इंडियन नेशनल कांग्रेस में, ठीक है? और नेहरू जैसे और एम एन रॉय, ये सब इनको काफ़ी सपोर्ट करते थे, ठीक है? तो ये चीज़ है। तो लीडर बहुत अच्छे थे, तो लीडरशिप हो गया। तीसरा ये है कि पैट्रियोटिज़्म मतलब वाले व्यक्ति थे, देशभक्ति वाले व्यक्ति थे। और नेशनलिस्ट नहीं थे ये, ध्यान रखना ये, क्योंकि देयर इज़ अ वेरी स्लाइट डिफरेंस नेशनलिस्ट पर्सन और पैट्रियोटिक पर्सन में। क्योंकि पैट्रियोटिक पर्सन वो करेगा जो उसकी कंट्री के लिए बेटर है, अच्छा है, ठीक है? और नेशनलिस्ट पर्सन वो करता है जो जो मतलब वो अपनी कंट्री को सपोर्ट करता है, वो चाहे अच्छी हो बुरी हो। लेकिन पैट्रियोटिक पर्सन, अगर उसको लगता है कि अगर जो नेशन है, कंट्री है, उसका फ़ायदा इस चीज़ में, तो वो उसके लिए वो काम करेगा। तो ये चीज़ें, तो ये उनको पता था कि मेरी जो कंट्री है, देश है, नेशन है, वो कहाँ जा रहा है, तो उस हिसाब से इन्होंने उसको उसके उसके लिए काम किया, ठीक है? तो ये एक पैट्रियोटिक थे। दूसरा बात है, लगातार काम करते रहे, ठीक है? अब हम लोग का होता है ना कि आज एक जॉब पकड़ ली, उसके बाद शांत बैठ गए और अपना कोई ज़मीन ले ली, वहाँ पे कोई अपना फ्लैट बना लिया, गाड़ी ले ली, और बस कुछ नहीं, अब टाइम पास कर रहे हैं, और बस कंट्री से कोई मतलब नहीं है, कंट्री से जॉब ले लिया और कंट्री से कोई मतलब नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं था, इन्होंने अपना मतलब आईएएस जॉइन किया, लेकिन उसके बाद उसको छोड़ दिया, क्लियर थे। उसके बाद ऑल इंडिया यूथ कमीशन में 1923 में उसके प्रेसिडेंट बने। उसके बाद 1921 में क्या बोलते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर ही लिया था, और 1938 में, 1939 में उसके प्रेसिडेंट भी बने। तो लगातार काम करते रहे, और वहाँ से भी जब छोड़ दिया तो फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया 1939 में। उसके बाद सिंगापुर चले गए, जहाँ पे मोहन सिंह थे ऑलरेडी, ठीक है? वहाँ पे इनकी जो मुलाकात ना रास बिहारी घोष से भी हुई थी, तो वो भी वहाँ पे थे। तो वहाँ पे इन्होंने काम किया और काफ़ी स्ट्रगल भी किया, फाइट की अंग्रेज़ों से, ठीक है? तो वो भी थी। ऑलरेडी उस टाइम पे क्या था ना कि सिंगापुर जापान के कंट्रोल में था, ठीक है? तो इनको एक और चीज़ थी इनकी ना, एक और है कि मैनिपुलेशन वाली होता है ना कि इनको पता था कि कंट्री के लिए काम करना है, कंट्री के लिए मेरी कंट्री के लिए बेटर है, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है। तो उसके लिए इनको कुछ भी करना वो करते थे, और उन्होंने जैसे जापान से भी हेल्प ली, और जर्मनी से भी हेल्प ली, ठीक है? तो ये भी चीज़ है। तो उनके भी लीडर्स थे, उनकी गवर्नमेंट को भी अपनी बातों में मतलब ले लिया उन्होंने। तो ये भी है कि बहुत अच्छे मैनिपुलेटर भी थे, अच्छे लोगों को मैनिपुलेट भी करना जानते थे। तो ये भी चीज़ है कि ऐसा नहीं था कि सिर्फ़ एक स्टर्न पर्सनैलिटी थे, टफ पर्सन, ऐसा नहीं था भाई, काफ़ी फ्लेक्सिबल भी थे, अपने ऑब्जेक्टिव के लिए भी। जैसे आजकल सबको होना चाहिए कि भाई जो हमें जब लग रहा है ना कि भाई हाँ, हमारा इस चीज़ में नीड है, और लेकिन हमारा एक जो होता है ईगो होता है, वो उस चीज़ को नहीं मान रहा है, लेकिन फिर भी हमें मानना चाहिए, क्योंकि वो हमारे बेटरमेंट के लिए, हमारे फ़ायदे के लिए थोड़ा हमें झुक जाना चाहिए। तो ये भी इनसे सीखने को मिलता है। और परसिवरेंस वाली क्वालिटी है, इनसे हम लोग सीख सकते हैं, लगातार काम करते थे, डिटरमाइन थे अपने काम के लिए, तो ये भी चीज़ है। तो काफ़ी कुछ हम लोग इनसे समझ सकते हैं, ठीक है? कि लीडरशिप, करेज,
एडवेंचरस थे काफ़ी, और पैट्रियोटिक थे, परसिवरेंस, ये सब चीज़ें इतनी सारी हम लोग वो इनसे ले सकते थे। और एक और चीज़ है कि इसी दिन 23 जनवरी को इसी दिन अ, एक अवार्ड मिलता है गवर्नमेंट, जो मंत्रालय है होम मिनिस्ट्री, इनके नाम से एक अवार्ड बाँटती है, वो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए, ठीक है? वो है, उसका नाम है आपदा प्रबंधन पुरस्कार अवार्ड, आपदा प्रबंधन पुरस्कार, ठीक है? तो अंडर नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंदर ये बाँटती है। जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, वो इनके नाम पर वो अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट करती है। या तो वो किसी सिंगल पर्सन को देगी, या किसी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन को देगी जिसने इंडिया में जो भी डिज़ास्टर होत आते हैं, फ्लड है या भूकंप है, अर्थक्वेक है, मतलब ये सब चीज़ें, तो उसमें उन्होंने उस डिज़ास्टर को रोकने के लिए किसी भी तरह से हेल्प की है, तो उसमें ये हेल्प करते, तो उसमें जो अपनी गवर्नमेंट है, सुभाष चंद्र बोस के नाम पर उनको क्या बोलते हैं, अवार्ड देती है। अवार्ड में अगर आप किसी सिंगल पर्सन का कंट्रीब्यूशन है, उसने काम किया है, तो उसको 5 लाख रुपए मिलते हैं और एक सर्टिफिकेट मिलता है। और अगर उसमें कोई जो संस्था है, इंस्टीट्यूशन है, वो इन्वॉल्व्ड है, उसने काम किया है, तो उसको 51 लाख रुपए मिलते हैं और सर्टिफिकेट मिलता है। तो ये चीज़ है। तो मतलब यही है कि तो मतलब ये चीज़ है कि हम लोग को इनका सिर्फ़ और एक और चीज़ है भाई, मैं मानता हूँ कि जो बर्थ एनिवर्सरी होती है ना, ये जो जैसे होता है ना कि जन्म जन्म दिवस होता है, भाई वो हम लोग को इन लोगों को ही बनाना चाहिए, क्योंकि ये लाइफ़ में कुछ ना कुछ किसी के लिए कुछ किए हैं, कुछ काम किए हैं, तो इन्हीं को सपोर्ट करना, मतलब यही हैं जिनकी बर्थ एनिवर्सरी हम लोग बना सकते हैं। वरना जो आजकल होता है ना, लोग सब मतलब बर्थ एनिवर्सरी बनाने लग जाए, भाई कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे लोगों का बनाने से, भाई ऐसे लोगों का सपोर्ट मतलब, और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि इस बहाने से हम लोग इनको इनको हाँ, याद कर लेते हैं। इनका जो कंट्रीब्यूशन था उसको याद कर लेते हैं, उससे हमें इंस्पिरेशन मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, और एक एक डायरेक्शन मिलती है। चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, चाहे ये हो, चाहे अरविंदो हो, गांधी हो, अम्बेडकर हो, भगत सिंह हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो, मतलब हज़ारों लोग रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, हज़ारों लोगों ने, लाखों लोगों ने इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया था, और कंट्री के लिए चाहे वो 10% हो, चाहे 20%, 100% हो, भाई वो कंट्रीब्यूट किया था अपने ही तरीके से। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। सो मैं अपना वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ, और मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन स्पाइट ऑफ पॉलिटिकल डिफरेंसेस, इन स्पाइट ऑफ अपना ऑन पाथ, सुभाष चंद्र बोस ने जो भी किया कंट्री के लिए किया, चाहे वो और कुछ कंट्रोवर्सी उनसे जुड़ी हुई है, उन पे मत जाइए, वो काम वो चले गए, वो उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन कंट्रोवर्सी से। जो भी सीख सकते हो वो सीखो। तो थैंक यू, दैट्स इट फॉर टाइम।